हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो तक हमने एटलांटिक इकोसिस्टम जो कि पॉन्ड इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं उसके बारे में पढ़ा। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पॉन्ड इकोसिस्टम और उसके अंदर एटलांटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा। सेकंड आता है लॉटिक इकोसिस्टम, यानी गतिशील जो जल है उसके अंदर इकोसिस्टम किस प्रकार का होता है। A lottic ecosystem is the ecosystem of a river, stream और spring। तो जो लॉटिक इकोसिस्टम होता है ये किसी नदी का या झरने का या नाले का जो है वो इकोसिस्टम होता है। द रिवर्स स्ट्रीम्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैव रैपिड करंट ऑफ कोल्ड वाटर। अब ये जो रिवर्स या स्ट्रीम्स यानी झरने जो ओरिजिनेट या उनकी जो उत्पत्ति है ये ग्लेशियर्स यानी बर्फ़ के पिघलने के द्वारा जो है इनकी उत्पत्ति होती है और इनके अंदर तेज़ी से बहने वाले ठंडे जल की जो है वो मात्रा होती है। इन मिडल रीचेज रिवर बिकम्स वाइडर एंड वाटर करंट स्लोअर। और जैसे ही ये मध्य भाग में पहुंचती है, नीचे आती है रिवर्स के अंदर जो जल होता है तो ये जल जो है इसकी प्रवाह जो है वो कम हो जाती है और नदियों का जो आकार है वो बड़ा हो जाता है, यानी ये चौड़ी अधिक हो जाती है। सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड ऑन रिवर बेड। तो जितने भी इनमें अवसादी होते हैं, अवसाद होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, ये डिपॉजिट हो जाते हैं इनके रिवर बेड यानी नदी के नीचे जो सतह होती है उसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं। टेम्परेचर ऑफ रिवर वाटर करंट्स इंक्रीज एज इट गेट मोर ऑफ सनलाइट। अब जो नदी का जो जल है इसके अंदर तापमान बढ़ता है जैसे जैसे ये अधिक सनलाइट या सूर्य के विकिरण इसके ऊपर पड़ते हैं, इसका तापमान भी जो है वो बढ़ता जाता है। एज ए रिजल्ट फाइटोप्लैंक्टन्स एक्टिविटीज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स हाई। तो इसके कारण जो है जो फाइटोप्लैंक्टन्स यानी पादप प्लवक जो होते हैं उनकी एक्टिविटी क्रियाशीलता जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के लिए होती है वो बढ़ जाती है। एंड सेडिमेंट स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन रिवर बेड। और जितने भी इनमें सेडिमेंट्स होते हैं यानी अवसाद जो होते हैं वो सारे इसमें नदी के तल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। इन लोअर रीचेज यानी और नीचे जाने पर वाटर करंट जो है इनका और अधिक कम हो जाता है। बोथ फाइटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन आर क्वाइट कॉमन इन दिस रीजन। तो इस क्षेत्र में जहाँ पर बहुत ही कम जो है वाटर फ्लो होता है यानी जल की धारा जो है वो उसकी स्पीड कम होती है, तो वहाँ पर पादप प्लवक तथा प्राणी प्लवक दोनों ही सामान्य रूप से इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। द रनिंग वाटर यूनिक फ्रॉम दैट ऑफ अदर एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो ये जो रनिंग वाटर या बहने वाले जल के इकोसिस्टम जो होते हैं वो दूसरे एक्वेटिक हैबिटेट से अलग होते हैं क्योंकि इनमें फ्लो होता है यूनी डायरेक्शनल, यानी इनमें एक दिशीय प्रवाह लगातार चलता रहता है। देर इज ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फिजिकल चेंज। और इनके अंदर जो है भौतिक रूप से चेंज होना लगातार बना हुआ रहता है। जैसे ग्लेशियर से जब निकलती है उसमें तापमान अधिक ठंडा रहता है, फिर उसमें वाटर करंट जो है वो अधिक तेज़ होता है, जैसे जैसे नीचे आती है वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता है और इनका वाटर करंट भी स्लो होता है। तो इसमें फिजिकल जो है वो चेंजेस आते रहते हैं। देर इज़ ए हाई डिग्री ऑफ स्पेशियल एंड टेम्पोरल हेटेरोजेनिसिटी एट ऑल स्केल्स। यानी जितने भी इनके माइक्रो हैबिटेट्स हैं उनके अंदर बहुत ही अधिक और विशेष प्रकार के चेंजेस जो है वो सभी इसमें देखने को मिलते हैं। वेरिएबिलिटी बिटवीन लॉटिक इकोसिस्टम इज़ क्वाइट हाई। तो जितने भी लॉटिक इकोसिस्टम है यानी अलग अलग जो नदियाँ होती है उनके अंदर आपस में भी बहुत ही अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यानी किसी एक नदी में जैसा इकोसिस्टम मिलता है दूसरी नदी में किसी दूसरे प्रकार का लॉटिक इकोसिस्टम वहाँ पर उपस्थित होगा। अब बात करते हैं लॉटिक इकोसिस्टम में आने वाले एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। फ्लो पहले आता है इसका फ्लो। वाटर फ्लो इज़ द की फैक्टर इन लॉटिक सिस्टम इन्फ्लुएंसिंग देयर इकोलॉजी। तो ये जो जल की धारा का जो जल प्रवाह होता है तो ये जल प्रवाह जो है एक मुख्य कैरेक्टर है इसके अंदर, इनकी इकोलॉजी के अंदर, जो कि लॉटिक इकोसिस्टम को प्रभावित करता है।
द स्ट्रेंथ ऑफ वाटर फ्लो कैन वेरी बिटवीन सिस्टम्स। तो जो जल धारा का प्रवाह होता है ये अलग अलग इकोसिस्टम में यानी अलग अलग नदियों में अलग अलग प्रकार से होता है। रेंजिंग फ्रॉम टॉरेंशियल रैपिड टू स्लो बैक वाटर्स दैट ऑलमोस्ट सीम लाइक लैंटिक सिस्टम। तो नदियों में देखा जाता है कि जब ये जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ पर टॉरेंशियल रैपिड्स होते हैं, यानी बहुत ही तेज़ी से बहने वाला जल वहाँ पर उपस्थित होता है। और कई बार जब लास्ट में जब नदी ये जाती है यानी दूर जाने पर ये स्लो बैकवर्ड हो जाती है, यानी इसमें बहुत ही कम बहने वाला जल उपस्थित होता है, जो कि लगभग ऐसा दिखाई देता है कि ये लैंटिक इकोसिस्टम के समान है। द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लो कैन ऑल्सो वेरी विद इन अ सिस्टम। और वाटर फ्लो जो होता है इसकी स्पीड जो है किसी एक इकोसिस्टम के अंदर या एक नदी के अंदर भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। It is typically based on variability of friction with the bottom or sides of the channel। और ये प्रारूपी रूप से आधारित होता है जो इनका फ्रिक्शन होता है या घर्षण जो होता है जो इसके बॉटम यानी तली में पाए जाते हैं और जो इनके साइड चैनल्स होते हैं यानी इनके किनारों के ऊपर पाए जाने वाले घर्षण के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। साइनिस्टी ऑब्स्ट्रक्शन एंड द इंक्लाइन ग्रेडियंट। और दूसरे जो ऑब्स्ट्रक्शंस या इनमें जो पत्थर होते हैं या दूसरी बाधाएं जो होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके कारण जो बाधाएं होती है इन बाधाओं के कारण इनका जो ग्रेडियंट है वो कम हो जाता है, यानी इनका प्रवाह भी धीरे धीरे कम हो जाता है। फ्लोइंग वाटर्स कैन अल्टर द शेप ऑफ द स्ट्रीम बेड। तो जो फ्लोइंग वाटर होता है बहने वाला जो जल होता है ये इनके स्ट्रीम बेड या इसका जो तल है उसका भी जो है आकार इसके द्वारा चेंज हो जाता है। इरोजन एंड डिपोजिशन, क्योंकि इनके अंदर इरोजन होता है यानी मिट्टी को बाहर ले जाते हैं, और डिपोजिशन भी होता है या उस मिट्टी को कहीं पर ले जाके वापस वहाँ पर जमाव भी हो जाता है इनके कारण। क्रिएटिंग ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, और इसके कारण जो है इनके तली के अंदर विभिन्न प्रकार के हैबिटेट्स यानी आवासों का निर्माण होता है। कहीं से इरोजन हो जाएगा तो मिट्टी वहाँ से हट जाती है, और कहीं पत्थर जैसे बीच में आ जाता है तो वो मिट्टी वहाँ पर पूरी जम जाती है। तो इसके कारण जो है वो अलग अलग प्रकार के हैबिटेट्स का निर्माण नदियों के अंदर होता है। अगला फैक्टर आता है इसमें लाइट। लाइट इज़ इम्पोर्टेंट टू लॉटिक इकोसिस्टम। तो बहने वाले जल के लिए लाइट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। द अमाउंट ऑफ लाइट दैट अ सिस्टम रिसीव्स कैन बी रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रीम वेरिएबल्स। तो ये जो लाइट का अमाउंट या इसकी जो मात्रा है जो कि किसी सिस्टम के द्वारा रिसीव की जाती है ये इसके रिलेटेड हो सकती है कि उनमें कॉम्बिनेशन जो है इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम स्ट्रीम वेरिएबल्स जो है यानी उनकी जो आंतरिक धारा के अंदर जो तापमान होता है और जो बाहरी धारा के अंदर तापमान होता है यानी ऊपरी सतह पर वो भी धीरे धीरे अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो लाइट के द्वारा ही इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इनके अंदर आता है टेम्परेचर या तापमान। वाटर कैन बी हीटेड और कूल्ड। जल जो है गर्म भी हो सकता है या ठंडा भी हो सकता है थ्रू रेडिएशन, विकिरणों के द्वारा, एट द सरफेस जो कि इसकी सतह के ऊपर पड़ती है, एंड कंडक्शन टू और फ्रॉम द एयर एंड सराउंडिंग सबस्ट्रेट। और ये जो है दूसरे जो एयर होती है यानी वायु के द्वारा भी इनके तापमान जो है जल का वो अलग अलग हो सकता है। शैलो स्ट्रीम्स आर टिपिकली वेल मिक्स्ड। जो उथले हुई धाराएं होती है यानी गहरे कम जो होते हैं धाराएं वो जो है अत्यंत अच्छे प्रकार से मिक्स्ड होते हैं, एंड मेंटेन अ रिलेटिवली यूनिफॉर्म टेम्परेचर विद एन एरिया। और इनके अंदर जो है इनका जो टेम्परेचर होता है धाराओं के अंदर जो कि कम गहरी है उनके अंदर टेम्परेचर जो है वो लगभग एक समान सतह पर और उसके बॉटम के अंदर पाया जाता है। इन डीपर यानी गहरे स्लोअर मूविंग वाटर सिस्टम, धीरे बहने वाले जल सिस्टम्स के अंदर, हाउ एवर अ स्ट्रॉन्ग डिफरेंस बिटवीन द बॉटम एंड सरफेस टेम्परेचर में डेवलप। तो धीरे बहने वाले और अधिक गहरी जो जल धाराएँ होती है उनके अंदर डिफरेंस जो है वो होता है, उनके सरफेस का टेम्परेचर जो है वो अलग होता है और उनके तली का टेम्परेचर जो है वो अलग पाया जाता है। अब बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर ये लॉटिक इकोसिस्टम में होते हैं। इसमें आते हैं एल्गी कंसिस्टिंग ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड
पेरीफाइटोन, और इसमें जो आते हैं वो पादप प्लवक और परिप्लवक इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये सभी इनके अंदर बायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन, और ये सभी जो है प्राइमरी प्रोडक्शन या प्राथमिक उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं इन मोस्ट स्ट्रीम्स एंड रिवर, और ये अधिकांश जितने भी जल स्रोत हैं और जो नदियाँ हैं इनके अंदर ये सभी एल्गी और दूसरे फाइटोप्लैंक्टन्स और पेरीफाइटॉन्स होते हैं जो कि प्राइमरी प्रोडक्शन करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन फ्लोट फ्रीली इन द वाटर कॉलम। जो फाइटोप्लैंक्टन्स या पादप प्लवक जो होते हैं ये स्वतंत्र रूप से तैरते हैं जल के साथ साथ, एंड दस आर अनएबल टू मेंटेन पॉपुलेशन इन फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम, और इसलिए ये अपनी जो जनसंख्या है या पॉपुलेशन इनकी जो समष्टि है ये इनके अंदर निर्मित नहीं हो पाती है। जैसे तेज़ी से बहने वाले जो जल धाराएँ होती है उनके अंदर ये एक स्थान पर अपनी पॉपुलेशन या समष्टि को स्थापित नहीं कर पाते हैं। अप टू 90% ऑफ इनवर्टिब्रेट इन सम लॉटिक सिस्टम्स आर इंसेक्ट। तो लगभग 90% जो अकशेरुकी प्राणी होते हैं कुछ लॉटिक सिस्टम के अंदर वो सभी इंसेक्ट या कीट होते हैं। एडिशनल इनवर्टिब्रेट टेक्सा कॉमन टू फ्लोइंग वाटर इंक्लूड मोलस्क्स सच एज स्नेल्स, लिम्पेट्स, clams, mussels, and as well crustaceans like crayfish and crabs। तो इसके अतिरिक्त जो दूसरे इनवर्टिब्रेट टैक्सा जो कि कॉमनली पाए जाते हैं बहने वाले जल के अंदर, उनमें मोलस्क्स होते हैं, मोलस्का के जो स्नेल्स या घोंगे, लिम्पैट्स और क्लैम्स, मसल्स, और दूसरे क्रस्टेशियन भी होते हैं यानी जलीय आर्थ्रोपोड जैसे क्रेफिश और क्रैब्स या केकड़े इनके अंदर हो सकते हैं। Invertebrates, especially insects, are important as both consumers and prey items in lotic system। तो जो इन्वर्टिब्रेट होते हैं मुख्यतया जो इंसेक्ट या कीट होते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, दोनों प्रकार से कंज्यूमर के रूप में भी, उपभोक्ता के रूप में भी होते हैं, और शिकार के रूप में भी ये उपलब्ध होते हैं जो कि किसी लॉटिक सिस्टम या बहने वाले जल के अंदर जो है वो ये उपस्थित रहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के इकोसिस्टम जो है मैराइन इकोसिस्टम यानी समुद्री पारितंत्र। अप्रॉक्सीमेटली 85% ऑफ द डिजॉल्व्ड मटेरियल्स इन सी वाटर आर सोडियम एंड क्लोरीन। तो लगभग 85% जो घुले हुए मटेरियल्स होते हैं समुद्री जल में इनमें अधिकांश मात्रा में लगभग 85% सोडियम और क्लोरीन इनमें पाए जाते हैं। सी वाटर हैज़ एन एवरेज सैलिनिटी ऑफ 35 पार्ट्स पर थाउजेंड ऑफ वाटर। तो समुद्र जल की जो औसत सैलिनिटी होती है, लवणता जो है 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, 35 पार्ट प्रति हज़ार इसके अंदर जल में उपस्थित रहती है। एक्चुअल सैलिनिटी वेरीज अमंग डिफरेंट मैराइन इकोसिस्टम। जो इनकी वास्तविक सैलिनिटी होती है ये अलग अलग समुद्री इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग पाई जाती है। किसी में लवणता अधिक होती है तो किसी में कम हो सकती है। मैराइन इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग जोन्स। तो समुद्री पारितंत्र को निम्न भागों में या निम्न क्षेत्रों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला आता है में ओशनिक क्षेत्र, द रिलेटिवली शैलो पार्ट ऑफ द ओशन, जो कि उतला हुआ पार्ट होता है ओशन का, दैट लाइज ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कि संपूर्ण क्षेत्र के ऊपर जो है पाया जाता है। प्रोफंडल जोन, इसमें आता है बॉटम यानी तल, या डीप वाटर यानी गहरे जल के अंदर उपस्थित क्षेत्र, उसे प्रोफंडल कहते हैं। फिर आता है बेंथिक। बेंथिक जो होता है इसका तल होता है सबस्ट्रेट, जो कि इसके नीचे तली के अंदर जो पाए जाते हैं वो इसके अंदर बेंथिक क्षेत्र में आते हैं। फिर आता है इंटरटाइडल क्षेत्र, द एरिया बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स। तो इनके अंदर जो हाई टाइड होता है और जो लो टाइड्स होते हैं उनके मध्य जो एरिया पाया जाता है वो इंटरटाइडल एरिया कहलाता है। इसके बाद आता है एस्चुरीज। एस्चुरीज का मतलब होता है शैलो वाटर यानी उतले जल का जो सिस्टम होता है या उतले जल वाले जो समुद्र होते हैं उसे एस्चुरीज कहते हैं। साल्ट मार्सेज यानी जहाँ पर साल्ट मार्स या लवणताएँ अधिक है। कोरल रीफ्स होते हैं। एंड हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स वो होते हैं कि जहाँ पर कीमोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया जो है वो कार्य करता है फूड बेस के रूप में। तो इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर सल्फर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। Classes of organisms found in marine ecosystem include brown algae, dinoflagellate, corals, cephalopods, echinoderms and sharks।
तो जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं समुद्र के इकोसिस्टम के अंदर, उनमें एल्गी, ब्राउन एल्गी होती है, डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं, कोरल्स होती है, सिफेलोपोडा के प्राणी, इकाइनोडर्मेटा, और दूसरी शार्क जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। फिश caught in marine ecosystem are the biggest source of commercial food obtained from wild population। तो जो मछली पकड़ने का व्यवसाय है समुद्र के अंदर से, ये सबसे बड़ा एक कॉमर्शियल फूड जो है फ़ायदा है समुद्रों के द्वारा। तो इसका जो आर्थिक महत्व है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसके द्वारा भोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है दूसरी पॉपुलेशन के अंदर भी, और ह्यूमंस को भी समुद्रों के द्वारा सबसे ज़्यादा सी फूड जो है वो प्राप्त होता है। नेचुरल इकोसिस्टम के बाद में दूसरे जो प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं वो आर्टिफिशियल या कृत्रिम इकोसिस्टम कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड मैन मेड और मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम, यानी मानव के द्वारा निर्मित इकोसिस्टम जो है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाते हैं। दे आर मेंटेन्ड आर्टिफिशियली, ये कृत्रिम रूप से मेंटेन किए जाते हैं बाई मैन, मनुष्य के द्वारा। वेयर एडिशन ऑफ एनर्जी एंड प्लांट मैनिपुलेशन नेचुरल बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड रेगुलरली। तो यहाँ पर मानव के द्वारा अतिरिक्त इसमें ऊर्जा और इनका मैनिपुलेशन किया जाता है दूसरे नेचुरल सोर्सेज का, और जो नेचुरल बैलेंस है वो डिस्टर्ब किया जाता है मानव के द्वारा। एग्जाम्पल क्रॉपलैंड्स सच एज शुगर केन, जैसे क्रॉपलैंड यानी जहाँ पर फसलें उगाई जाती है, जैसे शुगर केन, गन्ना है, मेज़ है, गेहूँ है, चावल है, गार्डन्स, विलेजेस, सिटीज़, डैम्स यानी बांध का निर्माण, एक्वेरियम है, और मैन मेड स्पेसशिप, जो मैंड स्पेसशिप होते हैं यानी स्पेस के अंदर भेजने वाले मानव के साथ में जो यान भेजते हैं। तो ये सभी एक प्रकार से कृत्रिम इकोसिस्टम जो है वो बनाते हैं। तो ये सभी इकोसिस्टम जो है वो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे।